इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो हैं कि जो अवाम को, लेकिन नाशुक्री नहीं थी वो। हाँ, सब कुछ था उसमें, लेकिन ये ना कहना कि बेवफा थी, बेवफा नहीं थी, हर ऐप था उसमें। जाते हुए कह कर गई है थैंक यू पियाइए। देखिए आप, सब बुराइयां थी उसमें सनम में, लेकिन बेवफाई न थी। उसने लिखा थैंक यू पियाइए, ये बात है। सलाम पेश करता हूं उनको। बाकी ये रेस्टोरेंटों को भी नसीहत करता हूं कि ना भागें, और अगर भागें तो थैंक यू कहकर भागें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। UIFA के मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बताएं कि जितना मैंडेट 2018 में था, इस बार भी कमोबेश उतना ही मिला है। तो आपके प्रोग्राम कंप्लीट कर पाए। हर तरह की टीम्स जो थी वो मौजूद थी, पर हम तब भी ये प्रोग्राम जो है IMF की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमने जब भी निगोशिएट किया, सवाए 2013 का जो प्रोग्राम था, उसके अलावा पाकिस्तान ने कभी भी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी अब अपने अब्बू चीन से तंग आ चुके हैं। अब तो पाकिस्तान खुल करके बात कर रहे हैं कि जिस CPEC को पाकिस्तान में गेम चेंजर के रूप पर देखे जा रहा था, उससे पाकिस्तान का पूरी तरीक़ा से बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान के जनरलों का ही गेम चेंजर हुआ और किसी का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जनरलों ने CPEC में जिस तरह से $26 बिलियन लूटे थे, उससे वो दूसरे देशों में सेटल हो गए और पाकिस्तानी आज भी गेम चेंजर के लिए तरस रहे हैं। मनी में एफर्ट्स में, और बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट की गई। ख़ास तौर पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नज़दीक ही एक नया डिस्ट्रिक्ट अब बना है। नया तो नहीं, अब तो बहुत पुराना हो गया, नाड़ोवाल। वो सारी CPEC की सड़कें वही नाड़ोवाल ही आ रही थी हमारे ना, तो वो ऐसे आती थी नाड़ोवाल, फिर वहाँ से यूं करके बाकी पाकिस्तान में जाती थी। तो वो बात ये है कि वो, लेकिन आई एम श्योर दैट इट विल लिफ्ट ऑफ। वैसे काफ़ी दिनों से प्रोफेसर साहब दिखे नहीं, ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि CPEC आए और शहबाज शरीफ साहब भी आए और बात भी हुई, लेकिन प्रोफेसर साहब हमारे हमें दिखाई नहीं दिए। तो मैं ये सोचता रहा, प्रोफेसर मैं आई एम सेइंग फॉर अ रीज़न बिकॉज ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन देयर सीम्स टू बी नो एम्फेसिस। आई विल बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज किसी ने अपने उसमें तकरीर वगैरह में जिक्र नहीं किया। अव्वल इट्स ए मैसिव प्रोजेक्ट एंड इफ कंटिन्यूड वी कैन गेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स मोर। मुख्तसर मैं चाहूँगा इसको कंप्लीट कर लें। जी देखें, बात यह है कि CPEC जो है पाकिस्तान के लिए एक खुशबख्ती की अलामत थी, और CPEC से हमारा 2% अलोन GDP इंक्रीज़ होना था। वो बाद में जो उसको इस प्रोजेक्ट को बैक बर्नर पे डाल दिया गया, तो उसकी वजह से वो पीछे चला गया। अदरवाइज़ आप देखें कि जो हमारा पीछे कोविड में जो हमारा GDP था वो कोई -0.5 था, फिर 1% हुआ, फिर बाद में कुछ बढ़ा भी, और फिर उसके बाद फिर हमारा कम हो गया। ये जो जब भी रिवाइज हुआ भी, और हाँ, तो बात यह है कि अब फिर कह रहे हैं कि जी अब 2.5 पे होगा इस साल हमारा GDP। लेकिन अगर आप CPEC उसमें फुली रन कर रहा होता तो वो 2.5 नहीं होता, 4.5 होता। और GDP के साथ बहुत सारे लोगों के रोज़गार वाबस्ता होते हैं। एक रोज़गार या प्रोडक्शन नापने का ये एक पैमाना होता है जी। तो अगर वो हम बात कर रहे थे इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे जब हम जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप पेट्रोलियम नहीं इंपोर्ट कर रहे होते, आप सोलर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और सोलर से आप यहाँ पे बिजली बना रहे होते हैं, तो लोगों का उसमें रोज़गार शिफ्ट होता है, लेकिन लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल बात यह है कि एक तो हमें जाना चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। आप जितना सोलर बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी आपकी पेट्रोलियम की इंपोर्ट कम होती चली जाएगी। अब ये एक अलग बात है कि अगर आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, यानी सोलर बढ़ाएंगे, तो आप बिजली जो रवायती बिजली है वो कम यूज़ करेंगे। कम यूज़ करेंगे तो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी, इसलिए कि वो हमने कारखाने तो हमने लगवाए हुए ना। तो कारखाने अगर कम यूटिलाइज होंगे, कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बाकी बिजली हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उनको हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी। वो एक इशू है ना, वो एक इशू जो है उसको रिजॉल्व कर, और यानी हम एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर हम वो बिजली IPP से लेते हैं तो हमें 55 रुपये यूनिट लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम सोलर से वही बिजली बना लेते हैं तो हमें वो तकरीबन 6-7 रुपये पर यूनिट पड़ेगी। नहीं, इसको अभी रीडिफाइन आप करें, हमारे नाजरीन को ज़रूर बात समझ में आई कि थोड़ा सा जो अभी बताया है मियां जाहिद साहब ने, उसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि वी ट्रांजिशन टू सोलर, बट उसमें जो कॉस्ट जो हमें, मतलब ऑब्वियसली वी विल बी बेनिफिटिंग एज कंज्यूमर्स, बट द प्रॉब्लम इज द यूनिट
price of electricity will go up since capacity payments we'll have to make. Is it correct? And unfortunately, power sector reform, जिसके बारे में शायद कल भी वजीर आजम ने बात की है, they are not in place. That means the government is managing the entire energy sector. Is it correct? The government buys all the electricity and then distributes it, except for a couple of places, I think. क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये इतना सिंपल सिस्टम नहीं है। इसमें यही जो मैंने अभी कहा कि अगर आप एक तरफ बिजली खुद बनाना शुरू कर देते हैं अल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्सेज से, तो आपका जो ट्रेडिशनल आपने इंस्टॉलमेंट की हुई है तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा इस चीज़ को हमें यूँ एड्रेस करना होगा मेरी नाकस राय में कि आप सोलर का परसेंटेज, यानी आपकी जो एनर्जी बास्केट है उसमें सोलर और विंड की परसेंटेज आप बढ़ाते चले जाएंगे, यानी वो सस्ती बिजली होगी। और उसके बदले में ये IPPs वाली बिजली जो है, जो महंगी बिजली है, इसको आप कम करते जाएंगे। तो इससे जो आपके पास स्पेस अवेलेबल होगी, यानी अगर आप यूँ समझ लें इसको, यानी एक क्रूड वे में, कि अगर आप फर्ज कीजिए कि 30% अपनी बिजली जो है वो आप अल्टरनेट एनर्जी पे चले जाते हैं, तो आपको तकरीबन $7 अरब की एनर्जी इंपोर्ट का बिल आपका कम हो जाएगा। वो $7 अरब जो है मेरी नाकस राय में उसको यूटिलाइज किया जाए ये IPPs को परचेज करने में, कि IPPs जो हैं, जो हम उनसे इंटरेस्टिंग चीज कारखाने हमने लगवाए हैं, बिजली हम नहीं ले रहे, आप उन्हें तो खरीद लें, वो कारखाना ही खरीद लें। जब आप वो कारखाना खरीद लेंगे तो फिर वो कैपेसिटी चार्जेस वाला मसला हल हो जाएगा। अब वो खरीदने के लिए आपके पास स्पेस कहाँ से आएगी? वो स्पेस आएगी कि आप जिस तरह जितनी बिजली इस तरीके से आप शिफ्ट करते जाएंगे अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर, वो पैसे आपके पास उतने अवेलेबल होते जाएंगे और उन पैसों से आप ये IPPs को खरीद सकते हैं। अच्छा, लेकिन IPPs ने इस वक्त जो मेरा ख्याल है अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर कर ली है, इज इट करेक्ट? जी जो IPPs हैं, ऐसा सुनने में आया है देखिए, बात अपनी यह है, प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर कर ली है, तो इसके माने ये है कि उनको बेचने में कोई ऐब दिखाई नहीं देगा। डेफिनेटली मेरा ऐसा ख्याल है, मैं भी रॉन्ग। देखिए, हर एक चीज़ की कोई प्राइस होती है। अब उनके कारखाने हैं पिछले 30-40 साल से लगे हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि उसको अपग्रेड भी करते हैं। कुछ बीबी के दौर में आए थे, कुछ उसके बाद आए, उसके ऊपर अपग्रेडेशन होती है, मॉडर्नाइजेशन होती है, उसकी कॉस्ट इम्पैक्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जाहिर है कि वो उनकी एक बेबी है जो उनको इनकम दे रही है। अब उसको वो आउटराइट आप उसको बंद करके ये तो नहीं कह सकते कि भाई अब हमने बिजली नहीं लेनी तो तुम जाओ ऐसी तैसी तुम्हारी, ये तो आप नहीं कर सकते ना। आपके एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ, तो आप उनको बाई बैक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चाइना का शेयर तो इतना सब्सटेंशियल नहीं हो है, तकरीबन 7000 मेगावाट जो है वो उनका है, वो चाइना के जरिए हमने इंस्टॉल किया था, और वो ज़ाहिर है कि हमने उनको भी पेमेंट करनी है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि और जो बाकी हैं वो हमारे लोकल हाउसेस या जो बिजनेस के ऐसे ही है। तो बात ये है कि मैं ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट्स पे सेव करने के लिए हमें इनको हम उन प्लांट्स को एक्वायर कर लें, खरीद लें, उनको पेमेंट करें और उसको खरीद लें, मगर उसके लिए स्पेस आपको जो आएगी वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से आएगी। ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान मतलब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर है, इतनी बड़ी मादनियात हैं, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, बट हम वहाँ पे खड़े हैं कि $8 अरब के भी रिजर्व्स नहीं है पाकिस्तान के पास। हम 1.5 माह की इंपोर्ट्स को कवर नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट्स को कदगन लगाकर चला रहे हैं। पाकिस्तान का फेडरल फिस्कल डेफिसिट इस साल जो है वो $30 अरब का होगा। पाकिस्तान शुड रियली टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर के जो डेट्स हैं बोथ इन द पावर सेक्टर और इन द गैस सेक्टर ऐसे हैं कि उनको पे करने की सकत तो नहीं है, पर जो हमारी इस वक्त डैमेजिंग ऑन डेली भी है उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी तंजीम नाव चाहिए। पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क यहाँ पे खड़ा है कि जब भी ग्रोथ शुरू करते हैं तो पाकिस्तान का एक करंट अकाउंट का खसारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि पैदावारी सलाहियत इतनी कमजोर है और इम्पोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ है। और दूसरी ग्रोथ आती है जब हम एक फिस्कल स्टिमुलस देते हैं और अपना खसारा फिस्कल का भी बढ़ा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मुल्क खड़ा है, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। इधर से IMF का प्रोग्राम आप क्या चाहते हैं? क्या आपने कोई प्रोग्राम जो है अपने जहन में बना लिया है, या आप डिपेंडेंट होंगे उन 8 PhDs पे जो वहां से आएंगे और आपको एक स्ट्रेट जैकेट का प्रोग्राम देंगे? दोस्तों, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान को चाइना ने ही बर्बाद किया है, लेकिन चाइना के खिलाफ पाकिस्तानी कभी भी मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान की दाल रोटी सारी चाइना से ही चलती है। यही कारण है कि पाकिस्तान चाहकर भी चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। जिस तरह से लगातार
कुछ पाकिस्तानी लगातार आरोप लगा रहे कि जिस सी पैक को पाकिस्तान में गेम चेंजर के रूप में लाया गया था, वही सी पैक पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि सी पैक ने पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के जनरलों ने सी पैक से जम करके पैसे लूटे थे और वो दूसरे देशों में जा कर के सेटल हो गए, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति लगातार डामाडोल होती चली गई। पाकिस्तान आज बुरी हालात में फंस चुका है। पाकिस्तान हर तरफ से सहारा देख रहा है कि किधर से भी पाकिस्तान को थोड़े बहुत डॉलर मिल जाए जिससे उसका गुजारा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को कहीं से भी पैसे मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान का अब्बू चीन भी अब पाकिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना ने भी पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से ठुकरा दिया है। आपके कह रहे हैं कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।